गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। मैं सुजीत आप लोगों के बीच में इस एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जो क्लास 10 का है, नेपोलियनिक कोड, उसके विषय में आज थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, ये बात मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का ये जो पोर्सन है, जिसको सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम्स के व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं ऐसा माना जाता है। हर एक अल्टरनेट ईयर्स में आप देखोगे, या फिर इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेगुलर ईयर्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का रिकॉर्ड बना रखा है हमारे एग्जाम्स ने। तो खैर, उन चीज़ों को हम लोग फोकस करके इस पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और थोड़ी बहुत अगर इसमें किसी तरह की कोई डाउट्स रह जाए तो मेरे हिसाब से अब के क्लासेस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से डाउट्स तो बिल्कुल होना नहीं बनता है स्टूडेंट। लेकिन फिर भी अगर किसी को आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपने हर डाउट्स को वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। भरभली मेरी कोशिश होगी कि इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स बिल्कुल फिनिश कर दिए जाएँ, है ना। तो चलिए शुरुआत करें इस नेपोलियनिक कोड की। नेपोलियनिक कोड स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो नेपोलियनिक कोड्स आया, ये फ्रांस के आफ्टर इंडिपेंडेंट होने के बाद, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम था वो जैसे ही ख़त्म होता है, वैसे भी यहाँ लास्ट टाइम तक आप देखोगे कि जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन होता रहता है और ये सब चीज़ें स्किप होती हैं। लेकिन फाइनली जो यहाँ का जो पावर रहता है वो नेपोलियन, जिसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्थे। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्थे। अब बता दूँ, ये नेपोलियन इस हाइट का था और उसका लेवल इस हिसाब का था। मतलब साफ है कि उसका जो इंटेंशन था या टारगेट था वो काफ़ी एम्बिशियस बंदा था। और जो भी वो टारगेट वगैरह अचीव करता था ना, वो आज पूरी दुनिया उसको जानती है। वो एकदम अपने आप में मिसाल है, लाजवाब है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे कंडीशंस में भी बहुत बड़े धुरंधर अपनी छोटी माइनर मिस्टेक के कारण धूल चढ़ जाते हैं। ये सच कहा गया है। हमारे अगर रामायण की बात करी जाए अपने इंडिया में, तो आप देख सकते हो कि रावण जो इतने बड़े संस्कारी और ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे, है ना, पंडित कहे जाने वाले प्रवृत्ति के थे, सॉरी, वो पंडित कहने जाने वाले प्रवृत्ति के थे, उनका भी विनाश हुआ राम के हाथों। कहने का मतलब है कि आप में किसी तरह का अहंकार आ जाता है तो वो एक डाउनफॉल कंडीशंस को ही शो करता है, ये आप मान के चलिए। तो चलिए, बहरहाल हम लोग इस पर फोकस करें कि किस तरह से सिचुएशंस फ्रांस की थी और वहाँ पे ये फ्रांस को नेपोलियनिक कोड को जरूरत पड़ी। देखिए, जब सेशन आता है या शासन जो है वो नेपोलियन के हाथ में आता है, तो बता दो कि ये बहुत बड़ा इंपीरियल इसके हाथ में आता है। और इस एम्पायर के हाथ में आते ही वहाँ पे नेपोलियन अपने आप को एक आइडल पर्सन शो बनने के कारण या शो करने के कारण वो क्या करता है, लगातार ये कोशिश करता है कि जो रिफॉर्म्स किए जाएं उस कंट्री में, यानी कि हाँ उस कंट्री में। तो वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह का सिचुएशंस वहाँ के कॉमन पीपल्स को जो नॉर्मल हैं वो अपने इस किंग के प्रति फेथ बढ़ाएं। इनका जो विश्वास है राजा के प्रति बढ़े, सॉरी, ये राजा के प्रति नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं अपने लीडर के प्रति, है ना। नेपोलियन वहाँ का नेतृत्व करता था, लीडर था। तो ये लीडर के प्रति अपना अपना जो फेथ है, इमोशंस हैं, या एक कहते हैं ना कि एक आइडल पर्सन, उसके हिसाब से उनको देखें, ये तब बहुत ज़रूरत थी। और नेपोलियन इस बात को बहुत अच्छे से जानता था फ्रांस में कि हम किस तरह से यहाँ के वर्कर को या फिर यहाँ के नॉर्मल कॉमन पीपल्स को अपने फेवर में करें। इसके लिए उसने क्या किया, स्टेप्स लेना शुरू किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि जो भी बड़े बड़े टैक्सेस थे, है ना, सेल्फ ऑनरशिप था, ये सब चीज़ों पर पुरजोर तरीके से नेपोलियन ने काम किया। नेपोलियन की प्रशासनिक इकाई की अगर बात करी जाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जब अपने हाथ में लेता है, तब देखिएगा थोड़ा सा उसका जो सिस्टम है ना, चेंजेस होने की ओर होता है। वहाँ पे तो उसने दिखाने का काम किया कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए, आपके एक एक अधिकार के लिए और आपके जीवन को नॉर्मल करने के लिए, ताकि ये फील हो कि भाई जो हमारा जो लीडर है वो हमारे को सोचता है, हमारे बारे में सब कुछ समझता है, ऐसी थीम को रखने के लिए। लेकिन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की अगर बात करी जाए तो उसमें ना वो थोड़ा सा रिवोल्यूशनरीज प्रवृत्ति को उसने वहाँ पे शामिल करना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर दिया उसने, इस रिवोल्यूशनरी सिस्टम को या क्रांतिकारी सिस्टम को शामिल करके बिल्कुल एकदम तार्किक रूप से, या उसके जो स्किल्स थे उसको बिल्कुल एक्टिव कर दिया, है ना। इसी जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को जो ये स्किल वाइज निखारने की कोशिश कर रहा था, इसी स्किल्स को हम मेनली कह सकते हैं नेपोलियनिक कोड या 1804 का 1804 का कानून संहिता, जो नेपोलियन के द्वारा लाया गया
वहाँ के नेपोलियन ने ये बात बताने का काम किया कि जो नेपोलियन के रहने से पहले वहाँ पे था कि जन्म विशेषाधिकार वहाँ पे शामिल थे, अब उनको वो क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया गया कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं होगा, है ना। जन्म विशेषाधिकार का मतलब हो गया कि जो राजा है उसका फादर जिसका बेटा फादर अगर राजा है उसका बेटा भी उसका किंग बनेगा, उसका बेटा का बेटा भी किंग बनेगा। ये ट्रेडिशन वाई एक ही पोस्ट पे लगातार लोग जो बने रहते थे ना, अब ये सिस्टम खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन के आने से ये जो था सिस्टम अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और कानून, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो वहाँ के सामने या कानून के समक्ष सभी लोग, चाहे वो राजा रंक हो या छोटा सा भिखारी या छोटा गरीब तबका का क्लास का बच्चा या बंदा, है ना, यानी कि वहाँ का कोई भी सिटीजन है, कोई भी क्लास का सिटीजन है, मतलब ये हुआ कि वो इक्वल माना जाएगा इस कानून एंड लॉ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। कानून की बराबरी तो चलिए ठीक है, सभी को होना है, और लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि जो लॉ सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो। तो नेपोलियन ने भी क्या करा कि इस सिस्टम में, कानून सिस्टम में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए, ताकि जो लोग जस्टिस के व्यू से यहाँ पहुँचे ना, उनको किसी तरह से अनसेटिस्फैक्शन ना हो। तो इन सारी बातों का भरपूर ध्यान रखने का काम किया उसने। कानून के समक्ष जो था ना, जो प्रॉपर्टी वाला गैप था, यानी कि कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्लास बटे हुए थे, उनको भी यहाँ पे क्या किया, इक्विवेलेंट करने का काम किया कि गरीब वाले को अहमियत जो है वो कम मिले या फिर अमीर वाले को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। कानून के सामने आप आ गए, कानून ऐसा चीज़ है भाई जो आपको हर हाल में इक्वल मानने के लिए मजबूर करता है। आप अगर किसी तरह से क्रिमिनल हो तो आपको उस सज़ा का हकदार बनना ही पड़ेगा। ये कानून जो सिस्टम है आपको बराबर मानते हुए सज़ा देगी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़े हो, पैसे दे करके क्या करोगे, सारे केसेस को दबा दोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जुर्म किए हो तो सज़ा के हकदार होगे। तो ये नेपोलियन ने इस प्रशासनिक इकाई में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल अपना रखा था, और जो सिस्टम में जो सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस थे लोगों तक, वो पहुंचाने का काम शुरू किया। लेकिन आप देखो कुछ टाइम में जो डेमोक्रेटिक डचेस थे, है ना, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के कुछ ऐसे थे जो इस टाइम पे जनरली क्या था ना कि नेपोलियनिक कोर्ट के रहते हुए थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो रहे थे, बढ़ रहे थे, है ना। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था वो भी क्या हो रहा था, अब ख़त्म किया जा रहा था। उसके बाद जो रेवेन्यू सिस्टम था, जिसमें एक ही क्लास को रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा लोड था, या फिर ये कह सकते हो कि सेल्फ ऑनरशिप, जो लैंड की फार्मर्स था या पेजेंट्स थे, उनके जो नहीं थी उनको वो लैंड रिटर्न किए गए, और उनके जो ऑनरशिप है वो उनको वापस से दिलाया गया, है ना। और जो बहुत बड़े टैक्सेस, रेवेन्यू के ऊपर उनको टैक्सेस पे करनी पड़ती थी, उसमें भी क्या कर दी गई, उनको निजात दे दिया गया। उसके बाद अगर बात करें कम्युनिकेशन सेंटर की, तो कम्युनिकेशन पोर्शन पे भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से काम किया। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर छोटे पेजेंट्स हों या फिर जो वर्कर्स हों, उन लोगों के लिए जो भी वेजेस हो, इंडस्ट्री वगैरह के जो भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं यहाँ पे, ये सारे स्टेप्स पे बहुत ही बारीकी से नेपोलियन ने क्या किया, उनको एक ओपन माइंडेड या फिर ओपन तरीके से सामने आने का एक मौका रखा, और उनको भी ये फील कराया कि आप आज़ाद हुए हो, आज़ादी का मज़ा कैसा होता है ये आप देखो, समझो, चखो, है ना। और आप देखोगे कि इस कोशिश की वजह से ये सारे क्लास के लोग, चाहे लोअर वेजेस क्लास के लोग हों या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इन लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से नेपोलियन के आ जाने भर से, यहाँ के नेपोलियनिक कोड आ जाने से यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा फ्रीडम मिली, कितनी ज़्यादा आसानी हुई अपने सिस्टम को टैकल करने में, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ के जो कानून सिस्टम है, जो खास करके आप देखते हो ना, जो बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करने वाले लोगों को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। बेनिफिट के तौर पे आप क्या देख सकते हो कि उनको जो था ना कि घरेलू उत्पाद, जो घर में जो भी वो प्रोडक्शन छोटे मात्रा में करते थे, जो बाहर के मार्केट में बहुत ही आराम से नहीं बिक पाता था या फिर उनको वो कॉस्टिंग नहीं मिलता था, अब उनको उन्होंने प्रमोट किया। यानी कि जस्ट लाइक अगर आज की बात करें तो घर के जो बने कपड़े होते थे, जो हाथों से बनाई जाती थी ना, वो सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे जैसे डेकोरेशन मटेरियल, जैसे आज के हमारे डेट में अगर आप बोलोगे सर ये खादी मेला तो देखे ही हम लोग, तो बस वही पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि खादी मेले में आप जो प्रोडक्ट देखते हो वो सारा खादी का मतलब है कि वो हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है। तो वैसे चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती है उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उन्होंने क्या किया, स्प्रेड करने का काम किया, मोटिवेट करने का काम किया, और उन चीज़ों को उससे जुड़े लोगों के जो भी क्लासेस
उससे जुड़ी हुई थी उनको भी उसका बेनिफिट दिलाने का काम किया। और तो और पूरे कंट्री में मेजरमेंट यूनिट को फिक्स कर दिया गया कि एक ही, जैसे 1 kg अगर हमारा यूनिट आज की डेट में है तो उसी टाइम में वो भी क्या था, एक वेटेज का एक पैमाना, एक स्केल फिक्स कर दिया गया। और वो सारे जगहों पे, चाहे वो छोटे से एक विलेज का पार्ट हो या बड़ा टाउनशिप एरिया हो, सभी जगह पर वो समान रूप से जो मेजरमेंट थी उसको एक यूनिट के रूप में बांधा गया और सारी जगह पे समान रूप से इम्प्लीमेंट करी गई, ताकि लोग जहां भी जाएं उसी क्वांटिटी में, उसी यूनिट में उसको परचेज कर सकें, सेल कर सकें या किसी चीज को प्राप्त कर सकें। इसके बाद अगर थोड़ी सी आगे बात की जाए कि आखिर उन एरियाज का क्या हुआ जो फ्रांस से जीता गया था, है ना, जो भी एरियाज को जीता गया, तो बताऊं कि उनको जीता हुआ जो एरिया है वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो लोकल पीपल्स थे, उनको ही क्या कर दिया गया, वो एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन फिर भी ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों का ना कुछ पोर्शंस को उस रिवॉल्यूशन का कुछ मतलब प्रतिक्रिया देखने को मिला। और इसमें शुरुआती स्टेज पे अगर देखा जाए तो जैसे हॉलैंड की बात कर लें, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, और उससे रिलेटेड कुछ और टाउन्स है जैसे ब्रसेल्स है, मेंज है, मिलान, वार्सा, है ना, ये कुछ ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे सेनाओं की स्वतंत्रता का तोहफा जो था देने वालों की तरह स्वागत किया गया। यानी कि उनको फ्रीडम का जो था एक मज़ा वो उनको देने के लायक फील किया कराया गया कि भाई देखो, पहले आप किसी किंगडम या इंपीरियल सिस्टम में आप काम करते होंगे तो आपको इन चीज़ों की जो स्वतंत्रता है वो फील नहीं होता होगा, आप अपनी मर्जी का नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो है इस नेपोलियनिक कोड या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नेपोलियन के अंडर में आ जाने के बाद से अब इन चीज़ों पे थोड़ी आपकी मनमानी, या यूँ कह सकते हैं कि जो पहले जैसी मानसिकता जो थी कि बिल्कुल हम जो कह दिया गया वही करना है, कोई फ्रीडम जैसी चीज़ नहीं हो पा रही है, तो इन सारी चीज़ों की बाउंडिंग जो है अब ख़त्म कर दी गई थी और उनको भी अब रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दिया गया था, है ना। और उसके बाद अगर बात करी जाए कि आखिर ये क्या ये सब चीज़ें बहुत ऊपर तक जा सकी, तो नहीं स्टूडेंट, नेपोलियन की यही बहुत बड़ी डिमेरिट साबित हुई कि इन चीज़ों को देने के बावजूद भी उसको अनसक्सेस का रास्ता देखना पड़ा, मुंह देखना पड़ा। इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद भी जो उसके वेलफेयर के लिए नहीं थे वो लोग क्या थे, उसके अगेंस्ट में आ गए और उनसे उनकी दुश्मनी जो है लगातार बढ़ती चली गई। आप देखोगे कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम था उसके अनुरूप यहाँ के जो सिस्टम थे वो खरा नहीं उतर पाया। यानी कि ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशंस के रूप में अगर इवेलुएट किया जाए तो नेपोलियन की ये सारी फैसिलिटी जो है उस लेवल तक नहीं जा सकी। कहीं ना कहीं इस पर राज होगा और बड़ा राज होगा। मतलब जो भी चीज़ें कही जा रही हैं इस कंट्री के अंदर में कि नेपोलियन ऐसा है, ऐसा किया, इन चीज़ों से ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ऐसा मज़ा आ रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना फ्रीडम जैसे मज़े, ये उस लेवल का नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के थ्रू पता चलता है। और ये बताने का काम करता है कि जितनी बातें कही जा रही है इसमें सारी बातें सही नहीं है। तो ये जो है एक भरबली बहुत बड़ा क्या था, नेगेटिव पॉइंट नेपोलियन के सामने दिखाई दे रहा था। आपको बता दूं कि जो बढ़े हुए सेंसरशिप थे, जो यूरोप के बाकी पोर्शंस को जीतने के बाद जो फ्रेंचाइजीज जो सोल्जर्स हैं उनको जबरन एडमिट किया जा रहा था, जिससे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सपोज अगर आप ये मान के चलो कि आप एक सोल्जर हो और आपको मैं ज़बरदस्ती बोलूँ कि आप 18 साल से 30 साल की सर्विस में आपको हर हाल में स्टेट के लिए काम करना ही पड़ेगा। यानी कि ये बात सामने आ रही है कि नेपोलियन ने एक एज बाउंडिंग कर दिया कि आपको मिनिमम इतने ईयर से आपको क्या करना होगा, अपनी कंट्री के लिए सर्विस देनी ही पड़ेगी। जैसा कि आज के डेट में अगर बात कर लो स्टूडेंट, की यूएसए जैसे कंट्री आज इसी पैमाने पर काम करती है, इसे ढर्रे पे काम करती है। वो क्या करते हैं कि एक सटीक एज डिसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि कम से कम 3 इयर्स आपको अपने एज का, अपने लाइफ का, अपने कंट्री के प्रति सर्विस देनी होगी, तभी जाकर के आप किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी को अचीव कर पाएंगे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, है ना। ये कंपलसरी कर दिया गया है वहाँ के सिटीजन्स के लिए। तो इस व्यू से देखोगे तो वहाँ के हर एक लोग जो हेल्दी हैं और एक एज वाइज जो टीनेजर्स क्रॉस करने के बाद जैसे वो मैच्योर होते हैं, उनके लिए ड्यूटी क्या कर दी जाती है, उनको तैनात कर दी जाती है, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी या गवर्नमेंट या कंट्री सर्विस के लिए क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ भी नेपोलियन ने करने की कोशिश करी कि आपको अपने कंट्री के लिए कुछ टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाई दे रही थी और लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध करने लगे कि नहीं, अगर हमारी मर्जी है, हमारा फ्रीडम है या फिर हम डेमोक्रेट्स हो गए हैं तो इन चीज़ों का बाउंडिंग जो है हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमें किसी तरह से कोई बाउंड नहीं कर सकता है। इस बात को लेकर के क्या करा, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया या फिर नेपोलियन के अगेंस्ट में आकर के इन चीज़ों का विरोध करना शुरू किया। और मैंने बताया था कि हर एक चीज़
जो ओवर कॉन्फिडेंट होती है वो एक बार या वन टाइम के लिए कहो वो डाउनफॉल की ओर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यही बात थी स्टूडेंट कि नेपोलियन तो सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छे सारे कारनामे कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वहाँ यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा जयकारा हो रहा चारों तरफ, मेरे मेरे ही से ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये उसको फील होने लगा और उसने क्या करना शुरू किया कि अपनी मनमर्जी की चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उसको तो ये चाहिए था ना कि वहाँ के लोगों का ओपिनियंस को वो जाने, उसके बाद वो जिस तरह के वो चाहते हैं कम से कम उसके एवज में आकर के वो कोई डिसीजन ले या काम करे तो उसके लिए बेनिफिट था। लेकिन वो वन साइडेड डिसीजन उसका दिखाई देता है कि वो क्या करता है कि नहीं, जो हम बोलेंगे जैसा हम बोलेंगे, लोग तो मोटिवेटेड है, खुश है हमसे, जो हम बोलेंगे वो करेंगे। तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक का मतलब ही है कि सेल्फ ओपिनियन है ना, उनका अपना भी निर्णय उनके साथ होता है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस थे जो डेमोक्रेटिक कंट्री में आने के बाद नेपोलियन के सिचुएशंस, या फिर ये कह सकते हैं कि नेपोलियनिक कोड में ये खास बातों का ध्यान रखना है आपको। अगर कभी कह दिया जाए कि व्हाट इज नेपोलियनिक कोड इन एक्सप्लेन विथ ब्रीफ, है ना, कुछ इस तरह का भी कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए कि सिविल कोड क्या था जो 1804 में नेपोलियन के द्वारा लाया गया। तो ये सारी बातें आप क्या करोगे, अच्छे से कंसिडर करोगे। शुरुआत में जो रिफॉर्मेंस लाई गई वो आपको बताना है, जो बाद में पॉलिटिकल इश्यूज आई वो सारी चीज़ें बतानी है। मेनली यहाँ पे रिफॉर्मिंग पार्ट को ही डिस्कस करना है। तो ये एक सेपरेट पोर्शन था स्टूडेंट जिसको मैंने आपको डील किया। आपको ये बता दूं कि यहाँ से वर्बली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 3 और 4 मार्क्स के, आई थिंक 3 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, है ना। तो इस पोर्शन के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही सुटेबल है। एक पैराग्राफ में स्पेशल वीडियो में लाया आप लोगों के लिए ताकि यहाँ की चीज़ों को स्पेसिफिक तरीके से मैं डिस्कस कर सकूँ। चलिए स्टूडेंट, आप लोग इसको एक बार बुक में जाकर के जरूर पढ़िएगा। आपको जैसे मैंने पढ़ाया आपको लाइन बाय लाइन वैसे ही चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि थोड़ी सी मैं इसको ब्रॉड करके आपके लेवल में ला करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो समझने में, ठीक है। इसके बाद मैं अगले टॉपिक जब इसका पार्ट 2 होगा, है ना, जो अगला पार्ट 2 होगा वो मैं जो यूरोप में नेशनलिज्म आने वाली है वो पोर्शन पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक बने रहिए, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।